इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों को देखा था। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत, राइट, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इस आंदोलन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि एक इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की भूमिका है ना, यानी अंग्रेजी सरकार की भूमिका भी यहाँ पर दिखाई देती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि भारतीय सुधारकों की भूमिका है ना, यानी भारतीय जो सुधारक हैं, जिसके अंतर्गत पूरे आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति एवं संस्थाओं ने 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया। मुद्दा यह है कि पहला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अंग्रेज जो थे वो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों चाहते थे, उनका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, उनकी एजेंडा क्या थी, क्यों वो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करना चाहते थे। दूसरा कि क्या भारतीय सुधारक की जो भूमिका है वो अंग्रेजी सरकार के सहयोगी की भूमिका है, यह भी उसी नज़रिए से भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे, या इनका उद्देश्य जो है कुछ और था। तो ये दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ब्रिटिश सरकार जो है ये क्यों करना चाहती है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, इसके उद्देश्य क्या थे या ये किन विचारों से प्रभावित थी, इनकी विचारधारा क्या थी, किन विचारों से ब्रिटिश सरकार जो है प्रभावित थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने के संदर्भ में, राइट। इनकी विचार क्या थी, विचारधारा क्या थी, क्यों करना चाहते थे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो अगर विचारधारा की बात आप देखिएगा तो विचारधारा के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एक कि ये 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद के विचारधारा से प्रभावित थे, राइट। ये फर्स्ट आपको उपयोगितावाद के विचारधारा को ध्यान में रखना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि इस सुधार आंदोलन के प्रति थी वो उसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार का सिद्धांत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा रोल था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज था ये था इंजिलवाद, राइट। तो तीन महत्वपूर्ण चीजों को आप जब कभी भी भारत में आधुनिक भारत के अंतर्गत अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समझने का प्रयास करते हैं तो अंग्रेजों की अगर भूमिका अगर आप देखें तो उसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण एजेंडा उनका काम कर रहा था। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, राइट, तो इसमें कई चीजें हुई, है ना। जैसे आप अगर फैक्ट के रूप में अगर आपको याद इस चीज को रखें कि 1806 ईस्वी में कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1846 में मानव बलि पर प्रतिबंध लगाया गया। 1850 में जाति निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया। 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। ये सारे जो एक्ट या सारे जो सुधार
होती है, इसमें ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्व होती है ना। तो फैक्ट्स तो आपको केवल फैक्ट्स आप याद रखते हैं, और इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो एक्चुअली आप क्या होता है कि जो सुधार आंदोलन है उसके पीछे ब्रिटिश सरकार के जो एजेंडा था, उस एजेंडा को आप नहीं समझ पाते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार की भूमिका को या एजेंडा को समझने का प्रयास करें तो ये इनके साम्राज्यवादी जो हित था, साम्राज्यवादी जो इनके हित था, इस हित को पूरा करने का काम इन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से करने का प्रयास किया। क्यों करने का प्रयास किया? क्योंकि उपयुक्ततावाद का जो सिद्धांत है, ये उपयुक्ततावाद सिद्धांत जो है, ये इस बात पर बल देता है कि ब्रिटिश सरकार को अगर अपने साम्राज्यिक हितों को पूरा करना है तो भारतीय जो समाज है, जो कि सामंती समाज है, अर्ध सामंती समाज है, उसमें कुछ सामाजिक रूपांतरण करना होगा, है ना। क्योंकि उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था भारत पर शासन करना। भारत एक विशाल देश था, तो शासन करने के लिए भारत के लोगों को ही उसमें निचले जो शासन के जो पायदान है उस पे उनको नियुक्त करके और उनको अपनी शासन को मजबूत करना था। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपको आधुनिक शिक्षा देंगे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे, और ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है उनके शिक्षा के संदर्भ में, उसको अगर आप बहुत बेहतर से समझेंगे तो ये उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए था कि भारत के लोगों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो क्लर्क बन सके, और जब क्लर्क बन जाए, और दूसरा कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था जो है, इसकी इतनी आलोचना किया जाए कि जो भारत में आधुनिक अंग्रेजी भाषा में शिक्षित व्यक्ति है वह व्यक्ति अपनी ही संस्कृति से हेट करने लगे। राइट? उस व्यक्ति को ये बात समझ में जा दिया जाए कि भारत के विकास का मार्ग जो है ब्रिटिश संस्थाओं को एडॉप्ट करने से प्राप्त होगा, और इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है अपनी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लागू करने के लिए हमने जो बात आपको बताई कि इन क्षेत्रों में उसने सुधार किया, वो सुधार किया। दूसरा कि आप देखेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी में उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। 19वीं शताब्दी में, आप 18वीं शताब्दी के लेट फेज में आप देखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होगी। औद्योगिक क्रांति हो गई तो भारत एवं ब्रिटेन के जो रिश्ते थे उन रिश्तों में अब बदलाव आना था, क्योंकि आप देखिए कि 19वीं शताब्दी के पहले वो क्या करते थे, तो वो क्या करते थे कि भारत में जो विनिर्मित माल है और खदान्य जो है इसका निर्यात करते थे, यूरोप में भी निर्यात करते थे, ब्रिटेन में भी निर्यात करते थे। लेकिन जब उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों न भारत में ब्रिटेन के निर्मित मालों के लिए बाजार का निर्माण किया जाए और भारत से केवल कच्चे माल और खाद्यान्न का निर्यात किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करना था तो भारत का सामाजिक रूपांतरण करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भारत की सामाजिक स्थिति जिस तरह की थी उसमें जो उत्पाद उनके यहाँ बनता था, जो कपड़ा उनके यहाँ बनता था, उसको भारतीय लोग यूज ही नहीं करते थे। भारतीय लोग तो धोती और साड़ी पहनते थे, और वो कोट पैंट का उत्पादन कर रहे हैं उनके जो आधुनिक कारखाने में। तो इनको जो भारत के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करके और उनको इस तरह से रूपांतरण कर दिया जाए कि ब्रिटिश गुड्स की मांग भारत में बढ़े, भारत में ब्रिटिश विनिर्मित मालों का मांग बढ़े, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे थे। और तीसरा जो इंजिलवाद कहता है कि अगर दुनिया में कहीं भी सभ्यता का विकास करना है तो ईसाईकरण करना है, यानी भारतीय समाज का ईसाईकरण करना चाहते थे, और इस उद्देश्य से
वो भारतीय जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं थी उसकी आलोचना करते थे और इसी दृष्टिकोण से वो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे और इसी एजेंडे को लागू करने के लिए उन्होंने अपने अधिनियमों के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमने की, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार किया। राइट। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे भारत के, इनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही उनके विपरीत था। राइट। क्योंकि उनका उद्देश्य था भारत का एक तरह से औपनिवेशिक रूपांतरण करना था। वो अपनी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार करना चाहते थे। ये चाहते थे कि भारत जो है अगर ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करे तो संघर्ष करने के लिए हमें अपने समाज में रूपांतरण करना होगा। और समाज में रूपांतरण करने के लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि यहाँ ब्रिटिश सरकार भी शिक्षा पर बल दे रही है, एजुकेशन पर बल दे रही है, और हमारे जो सुधारक हैं, अधिकांश सुधारकों को आप देखोगे तो ये भी शिक्षा पर बल दे रहे हैं। लेकिन दोनों के जो एजुकेशन के संदर्भ में दोनों की जो भूमिका है, जो दोनों की जो एजुकेशन के संदर्भ में जो सोच है, उसमें परिवर्तन है, उसमें अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि भारतीय सुधारक इस बात को जानते हैं कि भारत की जो कमजोरी है, उस कमजोरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण अज्ञानता है। यानी भारतीय समाज में अगर सामाजिक बुराई है या धार्मिक बुराई है तो उसका कारण क्या है? अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को हम दूर किससे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और शिक्षा के संदर्भ में अब दो चीजें ध्यान में रखिए कि शिक्षा की भाषा के संदर्भ में ये देशज भाषा की बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा की बात नहीं करते हैं। जबकि अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ही भारतीयों को शिक्षा दे करके भारत का विकास किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा के संदर्भ में ये जन शिक्षा की बात कर रहे हैं, मास एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अंग्रेज जन शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। वे डाउन टू फिल्ट्रेशन थ्योरी में विश्वास करता था मैकाले, और उसको मैकाले ने भारत में लागू करने का प्रयास किया और भारत में लागू करके और भारत में उसने कहा कि हम आधुनिक भारत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सुधारक हैं, चाहे हमारे राजा राम मोहन राय हो या केशव चंद्र सेन हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या राणा डे हो या बिरसलिंगम पंतलू हो या अक्षय कुमार दत्त हो, ये सारे लोग जो है जन शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखना है कि ये विज्ञान एवं गणित की बात कर रहे हैं, विज्ञान एवं गणित की शिक्षा की बात कर रहे हैं कि भारत के लोगों को अगर अज्ञानता से मुक्त करना है, भारत का सामाजिक रूपांतरण करना है, तो भारतीयों को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा देना उपयुक्त होगा। जबकि ये शिक्षा में क्या कर रहे हैं कि ये अंग्रेजी साहित्य एवं दर्शन की शिक्षा देना चाह रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी साहित्य और दर्शन ये पढ़ाना चाहते थे और ये विज्ञान पढ़ाना चाहते थे। दोनों में मौलिक अंतर है, क्योंकि भारतीय जो सुधारक हैं, ये भारतीय सुधारक भारत का एक तरह से रूपांतरण करना चाहते थे। भारतीय सुधारक भारत में जो परंपरागत शिक्षा पद्धति था उसको अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान एवं गणित के विकास के माध्यम से ही भारत में सामाजिक रूपांतरण होगा। और इस संदर्भ में इन लोगों ने प्रयास भी किया। जैसे 1825 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1825 ईस्वी में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना कलकत्ता में की गई। ताराचंद चक्रवर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक हैं
जिन्होंने मैकेनिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसके माध्यम से विज्ञान के ज्ञान का प्रसार वो करना चाहते हैं। 1833 ईस्वी में यंग बंगाल जो मूवमेंट था उसने एक द्विभाषिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम था विज्ञान सार संग्रह। इसके अलावा सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना यंग बंगाल मूवमेंट ने किया। 1861 ईस्वी में बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। 1864 ईस्वी में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की और 1868 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सारे संस्थाएं जो हैं भारत में साइंस के विकास की बात कर रहे हैं, विज्ञान के विकास की बात कर रहे हैं और इसके माध्यम से भारत का विकास करने की बात कर रहे हैं। जबकि अंग्रेज किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा दो और अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य और दर्शन को पढ़ा करके हम भारतीयों का आधुनिकीकरण करेंगे, राइट। इसलिए जो अंग्रेजों का उद्देश्य था और भारतीय जो सुधारक थे उनके जो लक्ष्य थे, उनके जो तरीके थे वो डिफरेंट थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो भारतीय सुधारक हैं ये केवल सामाजिक के धार्मिक सुधार ही की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि भारतीय सुधारक के ने जो सुधार की रूपरेखा ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन्होंने करने का प्रयास किया, तो देखो अंग्रेज क्या करना चाह रहे हैं कि हमें अंग्रेजी शिक्षा देना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है ये दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक है कि एक तरफ हम लोगों ने शिक्षा की बात की कि शिक्षा किस तरह की देना चाहिए, दूसरा इन्होंने अपनी जो इनके राजनीतिक विचार हैं उस राजनीतिक विचार में इन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और खास करके नागरिक स्वतंत्रता जो है के प्रति बड़ा ही ये लोग अलर्ट थे। यानी इनका उद्देश्य केवल समाज और धर्म में सुधार करना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य यह भी था कि किस तरह से हम भारत में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का विकास करें जो राजनीतिक संस्कृति भारत में आगे चल करके राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। और इसलिए ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दे रहे थे। और जैसा कि आप देखोगे खास करके राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब दक्षिण अमेरिका में स्पेनी उपनिवेश की समाप्ति की घोषणा की गई तो उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में उसके उपलक्ष्य में एक दावत दी थी। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे जो सुधारक हैं ये आर्थिक जो क्षेत्र है ना, इस आर्थिक क्षेत्र में भी इनकी दूरदृष्टि थी। ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तरह से आर्थिक विचारधारा का निर्माण भी कर रहे थे। हालांकि आप देखोगे तो राम मोहन राय एक तरह से पूंजीवाद और आधुनिकता से दिग्भ्रमित हो गए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण इस समय के सुधारक हैं भास्कर पांडुरंग, जिन्होंने 1841 ईस्वी में बंगाल गजट में एक तरह से औपनिवेशिक जो सत्ता है उसके औपनिवेशिक शोषण के चरित्र को इन्होंने उद्घाटित करने का प्रयास किया। गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितवादी कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अंग्रेज भारतीय बाजार को ब्रिटिश विनिर्मित मालों के उत्पादों से भरना चाहते थे, इसका वो विरोध कर रहे हैं। विट्सलिंगम पंतलू जो है
भारत के धन के इंग्लैंड की ओर जो है जो ड्रेन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, और केशव चंद्र सेन जो है भारत के संसाधनों का ब्रिटिश हित में गलत इस्तेमाल का भी विरोध कर रहे हैं। यानी इनकी जो दृष्टिकोण थे आर्थिक क्षेत्र में भी, ये भारत के आर्थिक जो हित है उस आर्थिक हितों की भी बात कर रहे हैं। और अगर सामाजिक क्षेत्र में आप देखोगे तो सामाजिक क्षेत्र में जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी, है ना, यानी सामाजिक हमारी जो कमजोरी थी उस कमजोरी पर भी ये लोग प्रहार करते हैं। जैसे कि आप देखो कि सामाजिक क्षेत्र में जो बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय के प्रयास की बहुत भूमिका थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित होता है उसमें केशव चंद्र सेन की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये जो हमारे सुधारक हैं स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि भारतीय समाज का अगर आधुनिकीकरण करना है तो बिना स्त्रियों की शिक्षा के भारतीय समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। और स्त्रियों के संदर्भ में जो कठोर सामाजिक के नियम थे, जैसे विधवाओं के विवाह पर प्रतिबंध था, बहुपति प्रथा का ये लोग आलोचना करते हैं, ये लोग कन्या हत्या का आलोचना करते हैं, स्त्री को शिक्षा का अधिकार देने की बात करते हैं, अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन करते हैं, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की भी बात करते हैं। यानी स्त्री जो है इस सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक केंद्रीय विषय वस्तु था। इसके साथ साथ जाति की भी बात करते हैं लोग कि जातिगत जो विषमता है, अगर जब तक जातिगत विषमता और भेदभाव को हम समाप्त नहीं करते हैं तब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर आपस में एकजुट नहीं हो सकते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रवाद की जो आरंभिक अभिव्यक्ति जो है, ये आरंभिक अभिव्यक्ति जो है सुधार आंदोलनों के माध्यम से होती है, राइट। और इसके अलावा अगर आप धार्मिक क्षेत्र में आप देखोगे तो धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां थी इस कमजोरियों पर भी ये लोग प्रहार करते हैं, जिसके अंतर्गत ये लोग पुरोहितवाद का विरोध करते हैं, बहुदेवाद का विरोध करते हैं, मूर्ति जो पूजा है उसका भी विरोध करते हैं, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें जो दिखाई देती है यह हमें बताता है कि हमारे जो भारतीय सुधारक थे ये समग्र रूप से भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे, जबकि अंग्रेजी सरकार जो है अपनी साम्राज्यवादी हित, अपने उपनिवेशवादी हितों को ध्यान में रख करके भारतीय समाज में सुधार करना चाहती थी। और इसलिए हमारे सुधारकों का जो प्रयास था, उनके जो विचार थे, उनके जो दृष्टिकोण थे, वो भारतीय समाज में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करके भारतीय समाज को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं। यह दूसरी बात है कि उन्हें सफलता कम मिली। क्यों कम मिली? क्योंकि हमारे ऊपर एक औपनिवेशिक सरकार थी और वह औपनिवेशिक सरकार अपने औपनिवेशिक हितों के विरुद्ध जाकर के सुधार करने की अनुमति नहीं देती, राइट। तो इस तरह से आपने ये दो महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण है सुधारकों के, इसको आपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।